एबीपी न्यूज़ के साथ है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। अभी यह जोधपुर पहुंचे थे। भंगरा में जो गैस टंकी का जब ब्लास्ट हुआ था, बहुत भयानक हादसा हुआ था, उनके पीड़ितों से मिले हैं और उसके मुआवजे को लेकर भी काफ़ी कुछ आंदोलन भी हुए थे। बात करेंगे जी सर, बताइए भंगरा गए थे सर आप, भंगरा में क्या है? मैं जो गैस सिलेंडर के विस्फोट से कई लोगों की जान गई, 35 लोग इस हादसे में मारे गए, उन सब के परिवार वालों से मैं मिला हूं और मैंने अपनी सांत्वना प्रकट करी है, उनको संवेदनाएं दी हैं। इतना भयानक और दर्दनाक हादसा था। शादी के माहौल में बारात की तैयारी सब लोग कर रहे थे, तो पूरा परिवार, उनके परिजन, आसपास के सब लोग, उसमें 15 लोग तो घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। बड़ा ही दुखद ये घटना था। सब लोगों को बड़ा शौक है और मैं तो अपना दुख बांटने के लिए आज उनसे मिलकर आया हूँ। अस्पताल में हम लोग गए, जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात करी और उनका अच्छा उपचार चल रहा है। लोगों को मदद मिली है, राज्य सरकार ने भी करी है, केंद्र सरकार ने भी करी है और मैंने आग्रह किया है कि अगर संभव हो तो और अधिक इनको एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि बड़े ही सामान्य परिवार से लोग आते थे और उसमें कमाने वाला कोई बचा नहीं। छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो आर्थिक रूप से कोई संपन्न ये पृष्ठभूमि के लोग नहीं थे। तो जितनी ज़्यादा इनकी मदद कर सके उतना बेहतर होगा। सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं और बहुत लोग बढ़ चढ़ कर इनकी मदद कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इनको जो PSU IOC जिस कंपनी का ये सिलेंडर था, वहाँ से भी इनको मदद मिलनी चाहिए और राज्य सरकार भी अगर और मदद कर सके। वो डिमांड कर रहे थे कुछ ज़मीन के पट्टे आदि, तो जितना भी संभव होगा उनकी मदद हम लोग करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ उनका दुख बांटने के लिए गाँव में गया था। जी सर, एक और बात, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको लेकर काफ़ी सारे बैरिकेड्स आए, फिर भी हट गए। किस तरह से रही ये भारत जोड़ो यात्रा? क्यों? भारत जोड़ो यात्रा की जो कल्पना करी गई थी, उसके उद्देश्य बड़े स्पष्ट हैं कि देश में आज लगातार महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, किसान पीड़ा में हैं, उद्योग बंद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और एक समाज में एक तरह की आक्रोश और टकराव की स्थिति पैदा हुई है। उसके विरोध में और हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो 70 साल से काम कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं खोखला किया जा रहा है। तो इसके विरोध में राहुल जी ने लोगों को जोड़ने का, सबको संयोजने का एक बीड़ा उठाया है। और ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप रोज़ 30 किलोमीटर चलें 3 महीने तक लगातार प्रतिदिन, और 2800 किलोमीटर की वो यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान लाखों लोगों से वो मिले हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, किसान, कर्मचारी, पूर्व सैनिक, छोटे दुकानदार, सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी समस्याएं सुनने के बाद उन समस्याओं का समाधान किससे निकल सकता है, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। तो एक जुड़ाव हो रहा है, एक अपनेपन का महसूस लोगों को कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा बहुत कामयाब हो रही है और राजस्थान में तो यात्रा ने ऐतिहासिक इसका स्वागत हुआ और लाखों लोग जुड़े। झालावाड़ से लेके आज हम अलवर में यात्रा पहुंची है, तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोग इस यात्रा को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के साथ। सर, अभी एक जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी चला रही है, वो करी कि सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश है, और बीजेपी जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस रिपीट होगी, बीजेपी कह रही है कि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इस यात्रा को लेकर भाई, वो जन आक्रोश में सब कुछ है लेकिन जनता ही नहीं है। आक्रोश बीजेपी के अंदर है कि वो अब तक 4 साल तक हाथ पैर रख के बैठे रहे। और मुझे खेद इस बात का है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राजस्थान में वो एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। और जो जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, वो सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की होती है, दोनों की होती है। तो कहीं पर भी वो कहीं ये संदेश नहीं दे पाए कि वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो आपसी खींचतान इतनी है, आपसी टकराव इतना है, गुटबाजी है सदन के अंदर, सदन के बाहर, तो वो अपने ही झगड़े सुलझाने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता स्वतः ही वोट डाल देगी। जनता से वोट नहीं डालती है। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की सरकार चली गई थी, हम मात्र 21 विधायक रह गए थे उस समय 200 में से। उस समय हम लोगों ने जनता के बीच हम लोग गए और चुनाव के समय नहीं, 5 साल हम लोगों ने सक्रिय रूप से धरने दिए, प्रदर्शन किया, पद यात्राएँ करी, भूख हड़ताल करी, लाठियाँ खाई, जेलों में गए और जनता के मुद्दे उठाए। तो जब तक आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, उनको जोड़ेंगे नहीं, तो लोग ऐसे वोट नहीं डालते हैं। तो ये गलतफहमी पाल रखी है बीजेपी ने कि 12 महीने बाद हम अपने आप सत्ता में लौट आएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में रिपीट हुई हैं। दिल्ली में 3 बार लगातार सरकार कांग्रेस की बनी, असम में 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा में 2 बार बनी है, आंध्र में 2 बार बनी है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नहीं बन सकती है। तो इस सरकार को रिपीट करने के लिए क्या करना है, वो सारे सुझाव मैंने आलाकमान को दिए हैं दिल्ली में और उस पर कुछ कदम भी उठाए गए हैं। अब समय बहुत कम रह गया, 12 महीने। तो मुझे लगता है कि जो भी हमें करना है हम लोग करेंगे और समन्वय बनाकर सबको साथ लेकर चलेंगे और सरकार रिपीट होगी। सर, जिस तरह से 2023 और 24 दोनों चुनाव की तैयारियां चल रही है, और उसको लेके अब क्या रणनीति रहेगी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्या कुछ? भाई, युवाओं को तो हमेशा मौका देना जाना चाहिए और पार्टी ने दिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है।
और इस देश की जो औसत आयु है 26-27 साल की है और 2/3 इस देश की जनसंख्या जो है वो 35 साल 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो जो प्रतिभाशाली नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो शिक्षित हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और पॉलिटिक्स में जब तक हम नए लोगों को जो सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जो एक प्रिंसिपल्स की राजनीति करना चाहते हैं, साफ छवि के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे लेकर आएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत होता है। और हर पार्टी को करना भी चाहिए, क्योंकि देश जब बदल रहा है, समय बदल रहा है, उसके अनुसार हमको भी अपने आप को बदलना चाहिए। और कांग्रेस ने शुरू से ऐसा किया है कि नौजवानों को पॉलिटिकल ताकत दी है। मैं बहुत कम उम्र में संसद में चला गया था, फिर मुझे केंद्र में सरकार में काम करने का मौका मिला, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला और लगभग 6.25 साल में अध्यक्ष रहा। तो मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को, और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने बहुत सारे हमारे पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, बहुत से नौजवानों को हमने मौका दिया और आज कांग्रेस की एक नई फौज तैयार हुई है। जी। और एक और सवाल, जिस तरह से अभी चाइना को बॉर्डर को लेकर काफ़ी सारे विवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विवाद तो जो है उसको हमारी सेना निपटाने में पूरी तरह पुख्ता है, कर सकती है। हमारी सेना किसी के भी दांत खट्टे कर सकती है। जो शौर्य वीरता हमारे सैनिकों ने दिखाई है आज तक, मैं समझता हूँ दुनिया की ऐसी कोई फ़ौज नहीं है जो हमारी फ़ौज से मुकाबला कर सकती है। और हमारे जो जवान हैं, जो वीर हैं, जो सरहद पर खड़े हैं, वो किसी एक पार्टी, एक सरकार, एक समुदाय, एक प्रांत, एक भाषा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरी भारत माता के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं है और उनके आगे हमारे हमेशा शीश नमन रहेगा। उनकी वीरता पर हमें बहुत गर्व है। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना बॉर्डर पर घटती है तो बजाय इसके कि वो कहीं मीडिया में लीक हो और 5 दिन के बाद सरकार उस पर एक रिटर्न स्टेटमेंट पढ़े, बेहतर ये हो कि हम पारदर्शी तरीके से बताएं कि ये घटना हुई, हमारे सैनिकों ने इनको खदेड़ा और ये क्यों हुआ। क्योंकि कूटनीति जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी होती है, उसमें हमारा क्या स्टैंड है और हम इनका मुँह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरहद पर चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, पूरा मुल्क एक है भाई, पूरे 140 करोड़ लोग साथ खड़े हैं। आप कदम उठाइए, पूरा देश साथ रहेगा। लेकिन बताना नहीं, छिपाना, आधिक सूचना देना, संशय पैदा कर देना, तो ये जो है, ये मैं समझता हूँ सदन चल रहा है, आप चर्चा करें। और मैं कह रहा हूँ भारत की अखंडता, एकता, प्रभुत्वता के लिए पूरा देश, हर पॉलिटिकल पार्टी, एक एक नागरिक साथ खड़ा है और हमारे वीर सैनिकों पर तो हमें इतना फ़ख्र है और जितनी ज़्यादा हमें ताकत दे सकती है हमें देनी चाहिए। लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की हम सच्चाई प्रकट करें और छोटा मोटा जो ये चीन जो कोशिश कर रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। सर, एक और सवाल, जिस तरह से हिमाचल में आपने जैसे वो जादू किया, वो जादू राजस्थान में भी ये कोई जादू वादू कुछ नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला। तो बाकी तो सब हम हाथ की सफाई है, जादू तो ऊपर वाला करता है तो करता है। तो हम लोगों ने हिमाचल में जो पार्टी ने रणनीति अपनाई, प्रियंका जी ने पूरा स्ट्रेटेजाइज़ किया, सब कार्यकर्ताओं ने, और एकजुटता से पूरी पार्टी ने उसका मुकाबला किया। और जो डबल इंजन की बात करती थी ये बीजेपी, उसका एक एजेंट हमने सीज़ करा दिया हिमाचल में, अब दूसरा कराएंगे 2024 में दिल्ली में सीज़ उनका। तो ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है बहुत दिन चलती नहीं है। पब्लिक के काम नहीं होंगे, सिर्फ विज्ञापन देने से, भाषण देने से, लचीली बात करने से वोट नहीं मिलती है। लोग, जनता विकास चाहती है, रोज़गार चाहती है। तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ये धारणा पैदा हो गई थी कि उत्तर भारत में भाजपा को कांग्रेस हरा नहीं पाती है। उस धारणा को हमने ध्वस्त किया है और जहाँ सीएम उनके, प्राइम मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, सब ने, छोटे से राज्य है हिमाचल, वहाँ सब ने डेरा डाला, बावजूद उसके हम लोग वहाँ काफ़ी अंतर से जीते हैं और सुक्खू जी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाली राजनीति का भी एक प्रतीक है। जी। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।